हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। ये जो वीडियोज़ रहेगा, ये क्लास 10th का भूगोल के लिए अंतिम चैप्टर है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, कहते हैं लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकॉनमी। एक चैप्टर नंबर 7 रहेगा। इसमें दरअसल में हम जानेंगे मुख्यतया कि कौन कौन से परिवहन के साधन हैं। इसमें हम जानेंगे संचार के कौन कौन से साधन हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हमारे किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए लाइफलाइन क्या होती है। इसके बिना किसी भी प्रकार का अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो पाता है। इसमें आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन होगा, वो भी मैं बताऊँगा आप लोगों को। बस इस वीडियो को आप ध्यान से टकटकी लगा कर सुनिएगा। इस वीडियो को इस एक पूरे चैप्टर में मैं आपको पूरा का पूरा इस चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट ओवरऑल आप प्रतीक्षा करेंगे कि एक वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो क्लास 10th के लिए, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे मुख्यतः जो दे रखा है कि जैसे आप देखो, आप डेली लाइफ के रूटीन में भी देखते हो, तो आप क्या पाते हो कि हम बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, सेवाओं का प्रयोग करते हैं। कुछ हमारे पास उपलब्ध होती है, कुछ को हम क्या करते हैं दूसरे जगहों से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मंगा लेते हैं। तो इन वस्तुओं और सेवाओं की मांग जो है स्थल से, मतलब जहाँ डिमांड है वहाँ स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप पहुँच नहीं पाएगी। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। अब इसी को क्या रखा है कि वस्तुओं तथा सेवाओं को आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक पहुंचाने या ले जाने हेतु हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसे ही कहा जाता है परिवहन, या क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कहते हैं क्या कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। अब ये वहीं क्या रखा है। अब इसके लिए कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न होंगे, कुछ व्यक्ति इसमें लगे होते हैं, और जो व्यक्ति इसको उपलब्ध कराने में लगे होते हैं उन्हें कहा जाता है व्यापारी। तो जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यापारी या ट्रेडर्स कहते हैं। अतः किसी भी देश के विकास की गति वहाँ वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के साथ ही साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट की सुविधा पर भी निर्भर करता है। कोई देश किसी चीज़ का उत्पादन करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो विकसित हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कुछ देश का विकास उस उत्पादन स्थल से, उस उत्पादन के साधनों को कहाँ से, किस तरीके से, किस माध्यम से दूसरे स्थानों पर जहाँ उसकी डिमांड की जा रही है वहाँ तक पहुँचा दिया जा रहा है, उस पर भी निर्भर करता है। इसीलिए जो सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास है तो पूर्व अपेक्षित है। इसका मतलब किसी देश में विकास करना है तो आपको उस देश में परिवहन के साधनों का विकास तेज गति से होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब रही बात कि वस्तुओं और सेवाओं का ले जाना, लाना, ले जाना 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र पे है। एक स्थल पे जमीन, एक जल मार्ग से और एक वायु मार्ग से। इसी के आधार पर हम विभाजन करते हैं परिवहन के साधनों को 3 प्रकार से, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। इसमें भी स्थल में आप देखते हो तो स्थल पे ही चढ़े सड़कें होती हैं, और रेल और पाइपलाइन 3 आते। स्थल परिवहन के 3, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। जल में एक आंतरिक जल परिवहन और एक होता है समुद्री परिवहन। नदियों के माध्यम से चला जाएगा एक देश से दूसरी जगह, वो आंतरिक जल परिवहन। समुद्री परिवहन हो गया, समुद्री मार्ग से अपना परिवहन। वायु में घरेलू विमान सेवा है और एक अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। इसमें भी यदि आप देखते हो तो घरेलू विमान सेवा में एक सार्वजनिक प्राधिकरण जो गवर्नमेंट एंटिटी है, गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाने वाली, और एक है निजी विमान सेवा जिसको प्राइवेट सर्विस भी कहा जाता है, प्राइवेट से। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो सुविधाएं हैं परिवहन के 3 साधन आप जान लिए। सड़क में, सड़क, स्थल, जल, वायु पर एक जमीन वाला, एक जल का, एक वायु का। स्थल, सड़क, रेल, पाइपलाइन। जल, आंतरिक जल परिवहन, समुद्री परिवहन। वायु में घरेलू विमान सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू में भी सार्वजनिक प्राधिकरण, निजी विमान सेवा। अब जब देखा गया कि बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था,
लेकिन जैसे जैसे इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ हम व्यापार और परिवहन के प्रभाव क्षेत्र भी, इसका भी क्या हो चुका, प्रभाव पड़ा। मैं विस्तृत विधि इसमें आप देखते हो तो सक्षम और तीव्र गति वाले जितने परिवहन हैं, इसकी वजह से आज संसार एक बड़े से गांव में एक ग्लोबल विलेज की तरह से हो गया। आपको कोई सामान मंगाना है, अधिकतम 2 दिन 4 दिन 5 दिन में आपके यहाँ पहुँच जाएगा कहीं से। एक ग्लोबल विलेज की तरीके से हो गया। कोई कहीं पर भी रहे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन में आपके पास निश्चित तौर पे पहुंच जाएगा। ये सुविधाएं हो जाने से और ये सक्षम और तीव्र गति वाले हमारे आज परिवहन के साधन हमारे पास उपलब्ध हैं। और इनके साथ साथ परिवहन का ये जो विकास हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं भूमिका निभाई है हमारा संचार साधनों के विकास में। कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे बातचीत, कैसे सूचना का आदान प्रदान करने वाले साधन, इसीलिए कहा जाता है तो परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, संचार मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम, और व्यापार मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स एक दूसरे के यहाँ पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे की सहयोग पर निर्भर करते हैं। एक दूसरे की जब विकास होगा तो आपस में इन तीनों का विकास हो जाएगा। भारत के संदर्भ में भी बात करें तो आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई व सामाजिक सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। इतनी सारी विविधताएं होने के बावजूद भारत का विशाल आकार है, विविधताएं भी हैं, भाषाई आधार पर, सामाजिक सांस्कृतिक बहुत सारी विविधताएं, फिर भी ये क्या है, पूरे विश्व से जुड़ा हुआ है। इसमें आप देखोगे रेल, वायु, जल परिवहन, समाचार पत्र, जैसे रेल, वायु, जल परिवहन, ये तीनों परिवहन के साधन हो गए। समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट, ये क्या सूचना का साधन होगा, संचार माध्यम होगा। ये सारे के सारे इसके कारण सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक होते हैं। और सबसे बड़ी बात रहा कि स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार, चाहे आप लोकल लेवल पे व्यापार करो या इंटरनेशनल लेवल पर करो, इसने अर्थव्यवस्था को क्या दिया, जीवन शक्ति दिया, लाइफ एक आपका लाइन का हो या पावर का हो या एनर्जी का हो, सब इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है और आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं के साधनों में बढ़ोतरी की। जैसे जैसे किसी देश की इकॉनमी बढ़ती है, वहाँ के लोगों को आराम मिलता जाता है, इनकम लेवल बढ़ेगा, पैसे अच्छे कमाएंगे, ये सारी सुविधाएं उनको मिलती जाती है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे किस प्रकार से आधुनिक संचार के जो साधन है, परिवहन के साधन है, हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। इन सबसे स्पष्ट हो जाता है कि ये अगर किसी देश में सघन व सक्षम परिवहन का जाल है तथा संचार के साधन आज उपलब्ध हैं, तो विश्व, राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु ये सबसे प्री कंडीशन से पूर्व अपेक्षित सुविधा। अब इसमें हम यही देखने का प्रयास करेंगे परिवहन में ट्रांसपोर्ट, परिवहन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और उसमें हम स्पेशली धीरे धीरे करके बात करेंगे। पहला हमारा है स्थल परिवहन, मतलब लैंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उसमें भी ये। अब इसमें हम बात करेंगे स्थल में 3 आते हैं, एक सड़क, रोड, एक रेलवे और एक पाइपलाइन, ठीक है। अब इसमें एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर एक मैं आप लोगों को एक कोड दिखाना चाहता हूँ, आप लोग जस्ट वेट करें 1 मिनट का। वो है जॉन एफ कैनेडी, हमारे जो एक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, जॉन एफ कैनेडी। उनकी एक स्टेटमेंट बहुत ही रोड के संबंध में है कि अमेरिका इज़ नॉट, ऐसे स्टेटमेंट का शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो आपको ये है कि अमेरिका की सड़कें विकसित हैं इसलिए नहीं कि अमेरिका धनी देश है, बल्कि अमेरिका इसलिए धनी देश है क्योंकि वहाँ की सड़कें विकसित हैं। इसको मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को। इसमें देखिए आप लोग, मैंने कहा था ना कि देखिए अमेरिकन रोड्स आर गुड, अमेरिकन रोड्स आर गुड नॉट बिकॉज अमेरिका इज़ रिच, अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं इसलिए नहीं कि अमेरिका धनी देश है। आपको हो सकता है कि भाई अमेरिका में सड़कें इसलिए अच्छी होंगी क्योंकि अमेरिका एक विकसित देश है, साथ ही वहाँ बहुत समृद्ध देश है, धनी है। ऐसा नहीं है, अमेरिका धनी ही इसलिए है, अमेरिका इज़ रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। इसको समझ रहे बात, वहाँ के राष्ट्रपति इस बात को कह रखे, यदि किसी भी देश की यदि सड़कें अच्छी हों, बहुत ही बेहतरीन हों,
तो वो देश अपने आप विकसित कर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी जो परिवहन के साधन हो, अगर आपको किसी लंबी दूरी को तय करने में आपका जो समय बचता है ना, ये बहुत मायने रखता है। जैसे मुझे 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूरी तय करने में 5 घंटे लग जाते हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं। हमारे यहाँ चलने में 100 किलोमीटर दूरी तय करने में यदि गाँव जाना तो जाम सब दुनिया भर के करते करते 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। तो ये जो समय का बर्बादी है ना, ये बहुत मायने रखता है। तो ये कह रखा है, सड़कें अच्छी नहीं होंगी तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। सड़कों का जाल बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कहते हैं ना, अमेरिकन रोड्स आर गुड नॉट बिकॉज अमेरिका इज रिच बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड, जॉन एफ कैनेडी। तो इसको आपको इसका महत्व समझना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने बता दिया ये चीज़ें होती हैं, तो आपको भी हमें भी हर व्यक्ति को, अगर देश जो जिस देश में जितना विकसित है, कहते हैं ना कि वो देश बड़ा विकसित है, तो वहाँ सड़कें ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में वहाँ सड़कें बहुत अच्छी होंगी। ये भी ध्यान रखो, वहाँ सड़कें अच्छी बनी इसलिए विकसित बन गया। अब भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक माना जाता है। ये सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर तक है। भारत में अगर सड़क परिवहन की बात करें तो रेल परिवहन से पहले आया। रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से पहले आ चुका है। वैसे भी देखोगे तो आप निर्माण मैन्युफैक्चरिंग की व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा सुविधाजनक भी है। अब यहाँ से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है, इसके संबंध में निम्न कारण बताएं, कुछ कारण बताएं क्यों। तो पहला तो आप लोगों को समझना होगा, यहीं से क्वेश्चन इसका है, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता किन कारणों से है। तो ये जो 5 पॉइंट दे रखे हैं इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, आंसर हो जाएगा आप लोगों का। पहला दे रखा है सबसे अहम बात कि रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत ही कम होती है। निर्माण लागत क्या होती है? बहुत ही कम होती है। रेलवे लाइन को बिछाना बहुत टफ होता, मुश्किल होता है, और सड़कों का निर्माण लागत मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम है। दूसरा पॉइंट कह रहा है ये अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ और विच्छिन्न भूभागों पर भी सड़कें बनाई जा सकती हैं। टेढ़ा मेढ़ा हो ऐसे करके बन जाते हैं, लेकिन रेलवे लाइन्स बिछाने बहुत टफ डिसीजन हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाते हैं, नहीं बन पाता है। तो पहला निर्माण लागत बहुत कम है। उबड़ खाबड़ स्थानों पर व टूटे फूटे घाटों पर भी सड़कें बनाई जा सकती हैं। अधिक ढाल प्रवणता मतलब कि स्लो जो कुछ चीज़ है ऐसे भी सड़कें बन जाते हैं, लेकिन ऐसे यदि हमारा रेलवे ट्रैक हो तो बड़े मुश्किल हो जाएगा। तो अधिक ढाल प्रवणता पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। लेकिन बात कहें यदि वहीं तो रेलवे का तो रेलवे में मुश्किल हो जाता है। अब क्या रखें, अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों को कम दूरी कम वस्तुओं की परिवहन में भी सड़कें क्या हैं, मितव्ययी हैं। बहुत ही कम लागत लगती है। कम व्यक्तियों को जाना जाओ कोई दिक्कत नहीं, कम दूरी है तो भी कोई दिक्कत, कम वस्तुएं ले जाना वो भी कोई दिक्कत, सड़क में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बहुत आसानी से हम चले जाते हैं। सबसे अहम बात होती है घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है, तो सामान चढ़ाने और उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत क्या इसकी कम है। इसके अलावा आप देखते हो सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के उपयोग में कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। जैसे जो सड़कें होती हैं वो रेलवे स्टेशन वायु व समुद्री पत्तनों को भी जोड़ती हैं। आप घर से निकलें सड़कों से गए, रेलवे स्टेशन पहुँचे, रेलवे स्टेशन से पहुँच गए अपने गंतव्य स्थान, रेलवे स्टेशन उतरे, वहाँ से भी फिर बाई रोड अपने घर पे पहुँचे। तो ये क्या करती हैं, रोड्स आर इंटरलिंकिंग पॉइंट है, दोनों का लिंक करने का रास्ता। यहाँ बाई रोड गए, उसके बाद से पहुँचे आप एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से फिर जहाँ फिर सड़कों से फिर अपने घर, तो इंटरलिंकिंग का भी काम करती है। ठीक है, तो भारत में यदि सड़कों की क्षमता देखा जाए, किसकी कितनी क्षमता कैसे, तो उसके आधार पर हमने इसको कुछ भागों में बांट रखा है। वो भागे हैं 6 भाग। अब हम देखेंगे 6 कौन कौन से हैं। पहला दे रखा है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। ये किन किन नगरों को जोड़ते हैं? ये भारत के 4 राज्य ने 4 महानगर के महाशहरों को, एक दिल्ली, दूसरा कोलकाता, तीसरा जाएंगे तो चेन्नई, और चौथा आप कहोगे तो मुंबई। ये इसलिए क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स बनती हैं इसमें। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग
4 इम्पोर्टेंट सिटीज़ को जोड़ती है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। 4, और ये सड़कें हैं 6 लेन वाली सड़कें हैं। कौन सी लेन वाली सड़कें हैं? 6 लेन वाली सड़कें हैं। समझ में आ रहा? चलिए देखते हैं। भारत सरकार ने दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई से मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाले 6 लेन वाली महाराजमार्ग सड़कों की परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे भी हैं, 2 कॉरिडोर भी हैं। एक कॉरिडोर है उत्तर दक्षिण गलियारा जो जोड़ता है, इसको आप देख लोगे मैप में, अभी आपको दिखा देते हैं। चलिए दिखा ही देते हैं पहले। देखिए ये रहा मैप। इस मैप में ध्यान से देखोगे तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है गोल्डन कलर से दिखा रखा है। आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ है कोलकाता, यहाँ से पहुँचा चेन्नई, ये ऐसे घूमते 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 ये आ गया ये, फिर यहाँ से जाएंगे मुंबई, ये ऐसे 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 पहुँचा, ये पहुँचा मुंबई, यहाँ से पहुँचेगा कहाँ पे? दिल्ली, ये ऐसे पहुँचते पहुँचते जाएगा वहाँ पर, और ऊपर ऐसे जाते जाते पहुँच जाएगा ऊपर दिल्ली, और वहाँ से फिर आएगा ये आपका फिर कोलकाता। ये रहा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। लेकिन इसको जोड़ने वाले कुछ 2 गलियारे भी हैं। ये वाला जो रास्ता वो दिख रहा है, ये ऐसे ये जाएगा नीचे तक जाएगा, ऊपर जाता है कहाँ से? तो कश्मीर, नीचे कन्याकुमारी तक, और यहाँ से शुरू होता है पोरबंदर से ऐसे, और जाएगा यहाँ पर एक जगह है असम में सिलचर तक जो रास्ता जाता है। ये देखिए पहुँच रहे यहाँ पर। तो ये एक उत्तर से दक्षिण गलियारा है, देख रखा है उत्तर दक्षिण गलियारा, और एक पूरा पश्चिम गलियारा। इसको हम देख सकते हैं बड़े आसानी से। दिखाते हैं, यहाँ जो दे रखा है उसको रीडिंग कर देते हैं ताकि समझ में आपको आ जाए। ये जो पूरा पश्चिम गलियारा है, पूछते भी क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। प्रथम जो उत्तर दक्षिण गलियारा है वो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और जो दूसरा जो गलियारा है पूरब से पश्चिम गलियारा वो है सिलचर, असम से शुरू होकर के गुजरात के पोरबंदर तक जाता है। इस महाराजमार्ग का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत की प्रमुख जो मेगा सिटीज, बड़े बड़े शहर, उनके मध्य की दूरी, उनके बीच की दूरी व परिवहन समय को क्या करना है? न्यूनतम करना है, बहुत ही कम समय लगे, आराम से चले। और यह जो राजमार्ग परियोजना है किसके अधीन है? तो भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको कहते हैं NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किसका? भारत का। तो भारतीय, तो ये हमारा दूर करता है। अब इसमें देखोगे तो भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग देखा, उसमें देखा कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज क्या होती हैं। भारत सरकार ने ये योजना शुरू की कि भारत के जो मुख्य जो महानगर हैं उन सबको कैसे जोड़ा जाए, और इसके लिए 6 लेन की सड़कें बनाई जाएंगी। तो इसमें आपको दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई से मुंबई, आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली, दिल्ली से यहाँ कोलकाता, कोलकाता से यहाँ चेन्नई, चेन्नई से यहाँ मुंबई, मुंबई से ये कुछ इस प्रकार से क्वाड्रिलेटरल बनाया गया, जिसको चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज का ये लेन जो है 6 लेन की सड़कें होंगी। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे भी हैं, एक उत्तर से दक्षिण का गलियारा और एक पूरब से पश्चिम का गलियारा। ये उत्तर से दक्षिण गलियारा श्रीनगर को जोड़ता है कन्याकुमारी से, और ये असम का सिलचर है, ये गुजरात का पोरबंदर से जोड़ता है। जब इसमें आगे हम देखते हैं, और ये ध्यान रखेंगे कि ये जो परियोजना है ये भारत सरकार के NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसके तहत आता है। अब ये दे रखा है कुछ इसके अलावा होते हैं जो नेशनल हाईवे, वो क्या होती हैं? ये राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, देश के दूरस्थ भागों को, जो डिस्टेंट प्लेसेज हैं उनको आपस में जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण व रखरखाव
PWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। जो अनेक आपको नेशनल हाईवेज मिलेंगे जो फेमस वो उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम दिशाओं में फैले हुए हैं। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम दिशाओं में नेशनल हाईवे, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। दिल्ली व अमृतसर के मध्य जो ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग है उसे हम NH1 के नाम से जानते हैं, नेशनल हाईवे 1। तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं, नेशनल हाईवेज। वहीं जो बात करें स्टेट हाईवे की, तो स्टेट हाईवे राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें। जैसे कोई जिला है उसको जोड़ रखा है, जैसे यूपी की बात करें तो यूपी का लखनऊ, तो ये मान लीजिए आपका गोरखपुर है तो गोरखपुर से उसको जोड़ने वाला, बलिया से इसको जोड़ने वाला, देवरिया से इसको जोड़ने वाला। तो जिला मुख्यालय से राज्य की राजधानियों को जोड़ने वाली सड़कों को क्या कहते हैं? स्टेट हाईवे, राज्य राजमार्ग कहते हैं। और ये इनका जो होता है राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था और निर्माण का दायित्व किसको दिया जाता है? तो PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सिंस ये है सेंट्रल नहीं है, ये स्टेट वाला है। जिला मार्ग जो है वो क्या है? ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ता है, जिला मुख्यालय से जोड़ता है जिले के अन्य प्रशासनिक केंद्रों को। जिले में बहुत सारे ऐसी जगह होंगे जहाँ से काम प्रशासनिक होते हैं, उसको जिला मुख्यालय से जोड़ता है, उसको कहेंगे जिला मार्ग या डिस्ट्रिक्ट जो रोड्स हैं उसको। और इसका दायित्व किसके हाथ में है? जिला परिषद के हाथ में, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हाथ में। उसके अलावा और भी अन्य सड़कें होती हैं। इसके तहत वे सड़कें आती हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों तथा गाँवों को शहरों से जोड़ती हैं। जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास का विशेष प्रोत्साहन मिला है और इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से के द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। वे सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सके। ठीक है, अब यदि हम बात को आगे बढ़ते हैं, नेशनल हाईवेज कुछ दे रखे जो इसमें आपको देख सकते हैं। स्टार्ट्स होता है ये यही है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का, दिल्ली से पीला रंग जो देख रखा है, ऐसे चलते चलते जाएगा अहमदाबाद होते हुए और ये पहुंचा मुंबई। इसी दिल्ली से ये पीला ही रास्ता आगे बढ़ते हुए जो ये आगे बढ़ता है तो पहुंचेगा सीधे कोलकाता। तो दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से मुंबई, फिर ऐसे ही आगे बढ़ोगे आप तो ये पहुंच के नीचे चला जाएगा कहाँ तक? चेन्नई तक, और मुंबई से फिर चेन्नई, ऐसे रास्ता बनते हुए। अब यदि आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको एक उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा देखने मिलेगा। जैसे पूर्व पश्चिम गलियारा देखने के बाद ये असम का सिलचर है, यहाँ से ऐसे घूम के निकला और ऐसे जाकर पहुँचा कहाँ तक? पोरबंदर। तो पूछता है कि पूर्व से पश्चिम जो गलियारा है वो कहाँ से कहाँ को जोड़ता है? तो असम का सिलचर से गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। वहीं यदि बात करें कि उत्तर दक्षिण गलियारा, यहाँ आप देख रहे हो श्रीनगर है, श्रीनगर से ये रास्ता आते हुए और नीचे तक पहुँचेगा कहाँ तक? तो ये पहुँचेगा सीधे आपको कन्याकुमारी तक। तो उत्तर से दक्षिण गलियारा में अगर नॉर्थ से साउथ लिखूँ, नॉर्थ से साउथ जो गलियारा वो जोड़ता किसको? जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। तो वहाँ से लेकर के कहाँ तक? तमिलनाडु की राजधानी तो दूसरी चेन्नई है, लेकिन उसका एक जगह बहुत विशेष है, कन्याकुमारी। तो कश्मीर से एक प्रकार से कन्याकुमारी सिंपल है, नहीं तो फिर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। उत्तर दक्षिण की बात करें हो गया, पूर्व पश्चिम की बात करें, पूर्व पश्चिम पूर्व में असम का सिलचर, और यहाँ पे ये पड़ जाता है आपका कौन सा जगह? तो ये हो गया पोरबंदर, जो कि किस राज्य में है? गुजरात। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्वी पश्चिमी गलियारा आपस में एक दोनों दूसरे को कहाँ काटते हैं? पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा, ये जो काटने वाले वो कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का झांसी है।
जैसा आप देख पा रहे हो, ये लाल रंग वाला, ये भी लाल रंग वाला, दोनों आपस में कट कर रहे हैं। ये है झांसी। कौन सा है? झांसी। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ तो आपको पता चल गई। अब बात होती है सीमांत सड़कें, बॉर्डर रोड्स। इन सड़कों के अलावा कुछ भारत सरकार प्राधिकरण के अंतर्गत सीमा सड़क एक संगठन है जिसको कहते हैं BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। BRO क्वेश्चन पूछा हुआ है। सीमा सड़क संगठन का कार्य क्या है? तो वो देश के सीमांत क्षेत्र में, सीमा वर्ड ही बना, सीमा अंत, जहाँ सीमा का अंत हो रहा, वैसे जगहों पे इसका कार्य करना, उसका देखरेख करना, उसका निर्माण करना इसका कार्य होता है। यह संगठन कब बनाया गया है BRO? तो BRO 1960 में बनाया गया, 1960 में बनाया गया। इसका कार्य क्या है? उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जो स्ट्रेटेजिक महत्व की हैं, सामरिक महत्व की सड़कें हैं, उनका विकास करना। और इन सड़कों के विकास से हम दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है। ऐसे दुर्गम क्षेत्र, वहाँ पर भी हम जा कर के अपना विकास कर सकते हैं, पहुँच हमारी सकती है, और इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में सहायक हुई है। ये आपको जानना चाहिए। तो हम रिवाइज कर लें, अगर एक बात को मोटा मोटी हम देख लें तो सड़कों को हमने जो बांटा 6 प्रकार से, कौन कौन सी बांटी देखते हैं ज़रा। एक तो हो गया आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, दूसरा कौन सा हो गया? नेशनल हाईवे, तीसरा हो गया स्टेट हाईवे, उसके बाद से कौन सा हो गया? जो जिला सड़कें होंगी, जिला डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो गए। उसके बाद से कौन सी हो गई? जो अन्य सड़कें हो गई। और छठा हो गया सीमांत सड़कें। ये 6 प्रकार के हो गए। अब यहाँ पे कुछ जानकारियाँ दे रखी हैं कि विश्व की सबसे लंबी जो राजमार्ग सुरंग है वो है अटल टनल, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। ये किसके द्वारा बनाई गई है? BRO, सीमा सड़क संगठन। यह सर पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। पहले जो घाटी थी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक अलग अलग थलग रहती थी। यह सुरंग हिमालय के पीर पंजाल पर्वतमाला में औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अति आधुनिक सुविधाओं से बनाई गई है। इसका चाहो तो इस लिंक पर क्लिक करके आप पहुँच जा और आपका चेक कर सकते हो। अब बात आती है रेल परिवहन की, रेलवे। तो आप देखो कि भारत में जो रेल परिवहन है वो वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे कि व्यापार करना हो, भ्रमण करना हो, तीर्थ यात्राएँ करने हो, लंबी दूरी तक का सामान का परिवहन करना हो, ये सब हम करते हैं। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त तो पिछले 150 वर्षों से अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में, कोऑर्डिनेटर के रूप में मानी जाती है। बात करें कि भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग व कृषि के तीव्र गति से विकास के उत्तरदायी है। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि भारतीय रेलवे ही है कि भारत के किसी एक सुदूर कोने में उत्पन्न सामानों को दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए उपयोगी है, आराम से पहुंचाया जा सकता है। तो दूर दूर तक के सामानों को ट्रैवलिंग करना, मिलना जुलना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम संभव हो पाता है इसी के माध्यम से। भारतीय रेल परिवहन का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन रेलवे जो है वो देश का सर्वाधिक बड़ा, सबसे बड़ा। इसमें हम देख रहे थे जैसा कि भारतीय रेल परिवहन जो है देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की जो पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी वो है 1853 में। कहाँ से कहाँ के मध्य में? तो आपको मुंबई और ठाणे के बीच में, जो कितने किलोमीटर दूरी है? 34 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ? मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर में। यदि बात करें हम देश में रेल परिवहन का, तो सबसे पहले हम जान लें कि रेल परिवहन को 16 प्रखंडों में बांटा जाता है। और यदि उसमें रेल परिवहन का वितरण कैसा है, इसके प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो एक कारक भू आकृतिक, लैंडफॉर्म्स कैसा है, आर्थिक और प्रशासकीय कारक प्रमुख है।
उत्तरी मैदान की बात करें, भारत का ये नॉर्दर्न वाला इलाका, यहाँ से ये जो बेल्ट है पूरा उत्तरी भारत का उत्तरी मैदान है, अपने विस्तृत समतल भूमि यहाँ पर है। यहाँ पर बहुत सारी समतल भूमि आपको देखने मिलती है। उत्तरी मैदान अपने विस्तृत समतल भूमि और क्या है, उत्तरी मैदान में समतल भूमि है। सघन जनसंख्या घन, यहाँ पर रहने वाली जनसंख्या भी ज़्यादा है। संपन्न कृषि है व प्रचुर संसाधन भी उपलब्ध है। इसके कारण रेल परिवहन का विकास व वृद्धि ज़्यादा है। कुछ परेशानियां हैं, जैसे असंख्य नदियां इधर भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके विस्तृत जल मार्गों पर पुलों का निर्माण कराने में कुछ बाधाएं जरूर हैं। तो ये रहा उत्तर भारत का उत्तरी मैदान में समस्या। उत्तरी मैदान की कुछ समस्याएं हैं, कुछ फायदे भी हैं। जैसे उत्तरी मैदान में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व, कृषि का भरपूर मात्रा है, संसाधन भरपूर मात्रा में, समतल भूमि है। ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे रेल परिवहन का विकास हुआ है। परेशानियां हैं, जैसे कि इसमें बहुत सारी नदियाँ पड़ेंगी तो उनके ऊपर ब्रिजेज बनाने में, पुल बनाने में थोड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, बाधाएं आती हैं। बात करें प्रायद्वीपीय भारत, निचले भारत का हिस्सा, ये इस वाले बात करें तो यहाँ पे रेल मार्ग उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, यहाँ पे रेल मार्ग उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। प्रायद्वीपीय मार्ग, साथ ही साथ ही हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बात करें तो वहाँ दुर्लभ उच्चावच, विरल जनसंख्या का मतलब होता है जनसंख्या बहुत ही कम, आर्थिक अवसरों की कमी, इन सबके कारण रेलवे लाइनों के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। बात करें यदि हम पश्चिमी राजस्थान में, गुजरात के दलदली भागों में, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ रेल लाइन का निर्माण करना बड़ा कठिन है। बात करें सह्याद्री पश्चिमी घाट, तो उसके सन्निध क्षेत्र को भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार कर पाना संभव होता है। कुछ वर्ष पहले तक देखेंगे तो भारत के महत्वपूर्ण जो आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया। कुछ वर्ष पहले जाकर के भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे का विकास लेटेस्ट है। इस कोंकण रेलवे का विकास, तो इसके विकास ने काफ़ी सुविधाजनक बना दिया थोड़ा आवागमन को। यद्यपि यहाँ समस्याएँ असंख्य हैं, जैसे भूस्खलन, लैंडस्लाइड, ज़मीन ही खिसक जाती है, किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का ही धंस जाता है, ये सारी परेशानियां हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर सबसे जो कौन कौन से कारक जिम्मेदार है, कहा जाए कि क्या जनसंख्या, आपका रेलवे लाइन की जो पटरियों का विस्तार है, वितरण है, क्या वो सब जगह भारत में एक समान नहीं, वो डिपेंड करता है बहुत सारी कंडीशंस पे। वहाँ आर्थिक कारक उपलब्ध है कि नहीं, प्रशासकीय कारक भी निर्धारित करता है, साथ ही साथ ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस प्रकार के उच्चावच, लैंडफॉर्म्स कैसे हैं, भू आकृति कैसी है, कौन कौन सी समस्याएं हैं, किसको वहाँ निदान पाना ठीक है कि नहीं है, आर्थिक अवसर सही है कि नहीं, बहुत सारी दिक्कतें फायदे होते हैं। लेकिन आज हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बात करें तो परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। रेलवे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाँ, लेकिन रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त भी नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे यात्री हैं जो बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि, चोरी, ऐसी समस्याएं अभी भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई। कहीं पर भी चैन पुलिंग कर देते हैं, जंजीर खींच कर यात्री अनावश्यक रूप से गाड़ी को रोक देते हैं, रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है इससे। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप सोचो कि किस प्रकार से आप रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने में मदद कर सकते हैं। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट और जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि जो हमारे ट्रेन्स चलती हैं तो वो 3 प्रकार की पटरियों में चलती हैं। एक होती बड़ी लाइन, एक होती मीटर लाइन, एक होती छोटी लाइन। तो बड़ी लाइन का मतलब क्या है, जिसकी बीच की जो गैपिंग है, जैसे ये पटरी है, दूसरी पटरी, तो इसके बीच की जो है ना चौड़ाई है, ये 1.676 मीटर होगी, तो कहेंगे ये क्या है, बड़ी लाइन है। यदि इसके बीच के जो डिफरेंस है, ये चौड़ाई, यदि 1 मीटर है, कितना है, 1 मीटर है, तो कहेंगे हम लोग कि ये स्टैंडर्ड है या मीटर लाइन, सिंपल 1 मीटर लाइन। और 1 मीटर से छोटी लाइन
ये होता है 0.762 या 0.610। इसमें आप देखोगे तो जो सबसे बड़ा रूट है वो किसका है, तो बड़ी लाइन का 63,491 किलोमीटर है। इस पे वाहन मार्ग 89,521 टोटल हो गया आपका। ये आंकड़ा दे रखा है 2017 और 18 का है रेल परिवहन मंत्रालय का। अब जो साधन है उसमें एक साधन ये भी होता है स्थल परिवहन का, जैसे हम लोग सड़क देख चुके, रेलवे देख चुके हैं। अब पाइपलाइन की बात करते हैं। अब भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का जो उपयोग होता था शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु ही होता था, लेकिन आज इसका प्रयोग हम लोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है। इस सब जगह पहुंचाने का काम के आराम से ठोस पदार्थों को हम तरल अवस्था में परिवर्तित करके पाइपलाइनों द्वारा लेकर पहुंचा देते हैं। तरल अवस्था को स्लरी बोला जाता है। तो ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित करके पाइपलाइनों द्वारा लेकर जाया जाता है। बहुत सारे जो दूर के आंतरिक क्षेत्र, सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशाला जो आपका प्योरीफायर है, वहाँ जैसे बरौनी बिहार, मथुरा उत्तर प्रदेश, पानीपत हरियाणा तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना इन पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई। आपको पाइपलाइन शुरुआत में बिछाने में थोड़ी सी कॉस्ट महंगी पड़ती है, लागत थोड़ी सी शुरुआत में लगती है, मतलब क्या है, प्रारंभिक लागत थोड़ी ज़्यादा होती है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन एक बार बिछ जाने के बाद से इसको चलाने की लागत, रनिंग कॉस्ट न्यूनतम होती है। हाँ, वाहनांतरण देरी तथा हानि इसमें लगभग नहीं के बराबर, मैंने एक से ट्रांसफ़र करने में देरी और हानि इसमें लगभग ना के बराबर है। तो शुरुआती में खर्च ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये टिका हुआ है। ठीक है, तो इससे ही हम लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब कह रहे हैं कि देश में जो पाइपलाइन परिवहन है उसके 3 प्रमुख जाल कहाँ कहाँ हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला दे रखा है ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से। पहला, ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते होते हुए कानपुर तक जाएगा। जैसे मान के चलिए ये हो गया गुवाहाटी, वहाँ से आया बरौनी, वहाँ से आया इलाहाबाद के रास्ते होते हुए कानपुर तक, ये रहा। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है और दूसरी राजबंद से मौरी ग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक। ये एक हो गया। और क्या है, और दे रखा है आपका गुजरात में सलाया से विरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक जाता है। इसकी एक अन्य शाखा वडोदरा के निकट कोयली को चक्सू वन्य स्थानों से जोड़ती है। 2 पॉइंट हमें यहाँ समझ में आए, इस पर देखते हैं, दिया होगा तो निश्चित तौर पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये जो दे रखा है जाल, ये रेल मार्ग का दे रखा है आपको। और तीसरा दे रखा है गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर। इसको शॉर्ट में हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर HVJ गैस पाइपलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? HVJ गैस पाइपलाइन। ये रहा इम्पॉर्टेंट। अब भारत के लोग यदि बात करेंगे प्रारंभिक तौर पर कैसे यात्राएं करते थे, तो उसमें आप लोग जानते हो कि पहले जो हमारी यात्राएं होती थी अधिकतर समुद्री यात्राएं नहीं होती, नाव के माध्यम से करते थे। तो भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते आ रहे हैं। इसके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया है। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये भारी व स्थूलकाय वस्तुओं को ढोने में अनुकूल माना जाता है और यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम और पर्यावरण अनुकूल है।
पर्यावरण की इको फ्रेंडली कहते हैं, और एनर्जी एफिशिएंसी है, ऊर्जा सक्षम, पर्यावरण अनुकूल, भारी हैवी व स्थूल का भारी भरकम चीज़ों को ढोने में अनुकूल है। भारत में अंतः स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर। अंतः स्थलीय का मतलब हो गया नदियों से नदियों के बीच में। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा किया जाता है, बाकी सब हाथ द्वारा चला करके। अब यहाँ कह रखा है निम्न जल मार्गों के द्वारा भारत सरकार निम्न जल मार्गों को राष्ट्रीय जल मार्ग के तौर पे घोषित किया है। इसको कहते हैं नेशनल वाटरवे, NW 1 2 3 कैसे आगे बढ़े। जैसे पहला दे रखा है नेशनल वाटरवे हल्दिया और इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग है, 1620 किलोमीटर लंबा है। इसको कहा गया नौगम्य जलमार्ग संख्या 1, मतलब वहीं नेशनल वाटरवे संख्या 1। दूसरा दे रखा है सदिया और धोबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा है, ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग पर है। ये गंगा नदी पर है, ये ब्रह्मपुत्रा पे है, ये NH2। तो NW 1 हल्दिया से इलाहाबाद, दूसरा सदिया से धोबरी ब्रह्मपुत्र नदी। केरल में पश्चिम तटीय नहर, यहाँ कोट्टापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल चंबकारा नहर है 205 किलोमीटर, NW 3। और काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी कृष्णा नदी की विशेष विस्तार है NW 1। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट 2 आते हैं, शुरुआत के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखोगे। और पांचवा मातई नदी महानदी के डेल्टा चैनल ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार NW 5। कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी जिन पर परिवहन होता है, जिसमें मांडवी, जुआरी, कंबर जुआ, सुंदरवन, बराक, केरल का पश्चिम ब्रैकिस वाटर कहते हैं पश्चिम जल को। इन सबके तो विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों मतलब बंदरगाहों द्वारा किया। देश का 99% व्यापार और मनी गिर में बात करते 68% समुद्र द्वारा ही होता है, अतः समुद्री व्यापार बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यदि बात करोगे आप कि भारत के प्रमुख पोर्ट्स कौन कौन से हैं, इसमें बहुत ही बेहतरीन उनका नाम आप ध्यान रखना। पहली इंपॉर्टेंट नोटिस कि भारत की जो समुद्री सीमा है वो कितने हैं, 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा है। 12 प्रमुख पत्तन है, 200 मध्यम और छोटे पत्तन। ये प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में कांडला पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। यहाँ इंपॉर्टेंट नोटिस कर लेना, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में कांडला पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। कांडला ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन जो पाकिस्तान में शामिल हो गया था उसकी कमी को पूरा करने तथा मुंबई पत्तन से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने किया गया। कांडला जिसे हम लोग अब दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जानते हैं, यह एक ज्वारी पत्तन। तो पूछ सकता है एक ज्वारी पत्तन का एग्जाम्पल दीजिए, तो आपको देना पड़ेगा कांडला। कांडला कैसा है, ज्वारी टाइडल, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के औद्योगिक खाद्यान्नों की आयात निर्यात को भी संचालित करता है। बात करेंगे मुंबई के, तो मुंबई सबसे बृहत्तम पत्तन है। मुंबई बृहत्तम बन बहुत बड़ा विशाल, इसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय है पोर्ट्स। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया, JNPT कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान कर सके। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मारमागांव, यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना होगा इस क्वेश्चन में। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मारमागांव पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। यहाँ से देश की कुल निर्यात का आधा मतलब 50% लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मंगलोर पत्तन जो है कुद्रेमुख खानों से निकले लौह अयस्क का निर्यात करता है। लौह अयस्क मारमागांव पत्तन देश का सबसे महत्वपूर्ण है। मारमागांव 50% यहीं से जाता है।
कर्नाटक में जिस न्यू मंगलोर पत्तन है वो कुद्रेमुखी खानों से निकले लौह अयस्क का निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोच्चि पत्तन है, एक लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना यहाँ पे। निम्न में से कौन से एक नेचुरल हार्बर है, पोताश्रय है, तो वहाँ कहेंगे हम लोग कौन सा, तो आपका आएगा कोच्चि। ज्वारी पत्तन तो कांडला। लौह अयस्क के लिए फेमस तो मारमागांव, न्यू मैंगलोर, ये सब। अब देखोगे तो पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर, जो तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर है, उसका नाम है पत्तन का नाम तूतीकोरिन। यह भी एक प्राकृतिक पोताश्रय है और इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत ही समृद्ध है। और यह पत्तन हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव, इन सब के भारत के तटीय क्षेत्रों की भिन्न भिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है, ये भी ध्यान रखना, आर्टिफिशियल मैनमेड। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद से दूसरा स्थान। विशाखापत्तनम स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पत्तन है। प्रारंभ में जो यह पत्तन है लौह अयस्क निर्यातक के रूप में विकसित किया गया था। कौन सा, विशाखापत्तनम। लेकिन ओडिशा में स्थित जो पारादीप पत्तन है वो विशेषतः लौह अयस्क का निर्यात करता है। कुछ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना होगा, जैसे लौह अयस्क के निर्यात जैसे उड़ीसा का पारादीप है, उधर गोवा का मारमागांव है, ठीक। उसके अलावा आपका था कोच्चि था, न्यू मैंगलोर था, कोच्चि नहीं था, न्यू मैंगलोर था। यहाँ पर आ जाओ, विशाखापत्तनम भी था लौह अयस्क के निर्यात के रूप में, लेकिन पारादीप स्पेशली आजकल करता है। कोलकाता एक अंतःस्थलीय जो पत्तन है, अंतःस्थलीय नदीय पत्तन, इसको कहते हैं नदी से संचालित किया जाने वाला, इसको रिवराइन पोर्ट कहते हैं। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बृहद व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारी पत्तन होने के कारण हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। ज्वारी पत्तन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित साफ करना पड़ता है। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में वो विकसित किया गया। ये हुआ हमारा सारा का सारा। इसमें हम लोग देखेंगे वायु परिवहन के बारे में। वायु परिवहन देखा जाए तो सबसे परिवहन के साधनों में सबसे तीव्रतम माना जाता है। आज वायु परिवहन सबसे तीव्रतम, आरामदायक, प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं एरोप्लेन से गया था, थोड़ा सा काफ़ी रिच समझा जाता है कि हाँ भाई इसके पास पैसे होंगे तभी वो एरोप्लेन का ट्रैवलिंग किया हो, एयर ट्रैवलिंग किया हो। इसके द्वारा हम खासतौर पे अति दुर्गम स्थानों जैसे कि ऊंची पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार कर सकते हैं। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के विषय में सोचें, जहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ, विच्छिन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़, ये आना अधिक सामान्य बात है। लेकिन इन सबको आसान बना दिए है वहाँ की हवाई यात्रा में। यहाँ पर एक चित्र आप लोगों को दे रखा है, आप लोग देखोगे तो ये है हेलीकॉप्टर। ये बनाती है एक कंपनी है पवन हंस लिमिटेड, वो बनाए। बात करें हम कि 1953 में ये क्वेश्चन आया है, 2022 में आया था। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? सन 1953 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। 1953 वो ईयर है जब हम वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किए हैं। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं भी प्रदान करती हैं। मैंने बताया पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग, उसको कहते हैं ONGC,
ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC को इसकी अपतटीय संक्रियाओं में तथा अगम्य व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। कौन? पवन हेलीकॉप्टर हंस लिमिटेड। ठीक है, पवन हंस लिमिटेड भी सिंपल कहा जाता है, यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। हाँ, ये ज़रूर है कि हवाई यात्रा सबकी व्यक्तियों की पहुँच तक नहीं है, लेकिन केवल खासतौर पर ध्यान रख करके उत्तरी पूर्वी राज्यों में और इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। ये तो रहा हवाई मार्ग से संबंधित जानकारियाँ। अब बात करते हैं संचार सेवाएं, संचार के साधन, कम्युनिकेशन सर्विसेज। अब जानते हैं कि जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति बहुत ही तीव्र है। संदेश प्राप्त करता हूँ या संदेश भेजने वाले के गतिविहीन रहते हुए भी, मतलब अपने जगह से कोई गया भी नहीं, बिल हम लंबी दूरी का संचार बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें निजी दूरसंचार तथा जनसंचार में दूरदर्शन आ जाते हैं, रेडियो आ जाते हैं, समाचार पत्र समूह आ जाते हैं, प्रेस है, सिनेमा है, ये सभी देश की प्रमुख संचार साधन हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि देश की प्रमुख संचार साधनों के नाम लिखें, आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि दूरदर्शन और रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस, सिनेमा, ये सारे सब। जो भारत का डाक संचार तंत्र है विश्व का बृहत्तम है, मतलब सबसे बड़ा नेटवर्क है। इंडिया का पोस्टल सर्विसेज, डाक सर्विस, समझ में आ रहा है आप लोग को? भारत का जो डाक सर्विस है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा है। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। करता क्या क्या? पार्सल आया है, निजी पत्र व्यवहार हो, जैसे हम पत्र लेटर्स के माध्यम से दूसरे के बातचीत करते वो हो, पार्सल हो, निजी पत्र व्यवहार या तार का माध्यम, ये सारी चीज़ें हम संचालित करते हैं। कौन के माध्यम से? तो पोस्ट ऑफिस, पोस्टल सर्विसेज बोली जाती हैं, सर्विसेज बोली जाती हैं। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी, कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है, फर्स्ट ग्रेड का, ये पहली श्रेणी की बोली है, जिसे विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। एयर पोस्टल सर्विसेज भी होती हैं, हवाई मार्ग से पहुंचाने जाना। जो द्वितीय श्रेणी की डाक में होते हैं वो होते हैं रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार, मैगजीन्स वगैरह होते हैं, जिन्हें हम लोग धरातली डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं। इनके लिए चाहे हम स्थल का प्रयोग करें या जल परिवहन का प्रयोग करें। बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इनमें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, भारी चैनल, व्यापार चैनल और दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। 6 प्रकार के व्यापार चैनल, भारी चैनल, दस्तावेज चैनल और 3 हैं राजधानी, मेट्रो और ग्रीन। 6 प्रकार के चैनल के नाम से जाना जाता है। बात करें अगर कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी भूमिका निभाता है। नगरीय क्षेत्रों के अलावा बात करें तो भारत के 2/3 से अधिक गाँव STD दूरभाष से टेलीफोनिक सेवा से युक्त है, जुड़े हुए। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक रिच करने के लिए भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे STD सुविधाओं के लिए विशेष प्रबंध किया। यहाँ पर बातचीत करने के लिए कोई परेशानी नहीं आने वाली। पूरे देश भर में STD की दरों को भी नियमित किया गया है और यह सब सूचना, संचार व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास से ही संभव हो पाया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी व स्पेस टेक्नोलॉजी के आपस में कोऑर्डिनेशन की वजह से ही ये सब कुछ संभव हो पाया। बात कहें जनसंचार, जिसको कहते हैं मास मीडिया, मानव को मनोरंजन के साथ साथ बहुत से ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं और नीतियों के विषय में जागरूक प्रदान
करता है। इसमें रेडियो आता है, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, किताबें, चलचित्र, ये सारे सम्मिलित हैं। आकाशवाणी, जिनको हम ऑल इंडिया रेडियो भी कहते हैं, AIR, ऑल इंडिया रेडियो, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। अनेक सारे कार्यक्रम आप देखते हो कि रेडियो पे आकाशवाणी का ये दूरदर्शन केंद्र है वगैरह सब करके अपना सुनाते रहते हैं। ये लखनऊ ब्रांच है, यहाँ का है, ऐसे करके सुनाते रहते हैं। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है तथा विश्व के बृहत्तम संचार तंत्रों में से एक है। यहाँ विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजक, ज्ञानवर्धक, खेल जगत से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र, सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। ये पत्रिकाएं आपको सामयिक होने के नाते मासिक भी होंगी, साप्ताहिक भी होती हैं, कई प्रकार की होती हैं। और ये समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं और बोलियों में प्रकाशित होते हैं। आपको पता है कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होते हैं? वो भाषा आपकी हिंदी। उसके बाद नंबर आता है अंग्रेजी व उर्दू का। नंबर 1 पे हिंदी, दूसरे नंबर पर अंग्रेजी व उर्दू। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है, मूवीज़ वगैरह। यहाँ कम अवधि वाली फिल्में, शॉर्ट फिल्म्स, वीडियो फीचर फिल्म्स, छोटी वीडियो फिल्में ये बनाई जाती हैं। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास है? वो है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। ये है तो सारी बात है संचार के माध्यमों का। अब बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। आप जानते हो कि किसी भी राज्य के बीच में या देशों के बीच में जब उनके बीच में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, सेवाओं का आदान प्रदान, क्या कहते हैं? व्यापार। बाजार क्या है? बाजार वो एक ऐसा जगह है जहाँ पर इन सब का एक्सचेंज होता है, वस्तुओं व सेवाओं का एक्सचेंज किया जाता है। क्या है बाजार? मार्केट। बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ पर इन सब का विनिमय होता है। दो देशों के मध्य जब व्यापार होता है तो उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कंट्री ए, कंट्री बी, जब इसके बीच में व्यापार होता है इसको कहते हैं क्या चीज़? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आगे बढ़ते हैं। आपको जानना होगा कि यद्यपि व्यापार तो हमारे स्थानीय व्यापार किसके बीच होता है? तो शहरों, कस्बों, गाँवों के बीच में होगा। राज्य स्तरीय व्यापार 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य होगा। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 देशों के मध्य होता है। यहाँ से एक स्टेटमेंट बड़ा फेमस। एक देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है। कोई देश कितना आर्थिक रूप से समृद्ध है वो डिपेंड करता है कि उसके यहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रोग्रेस कैसी है। इसीलिए कहा जाता है किसी देश के संबंध में कि आर्थिक जो बैरोमीटर कहें, किसका? इकोनॉमी का, देश का, राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर क्या? बैरोमीटर वायदा मापने वाला यंत्र। तो किसी भी राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर कौन है? वो होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इंटरनेशनल ट्रेड इज कंसीडर्ड एज द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ द नेशन। सभी देश, आपको जानकारी होने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर होते हैं, क्योंकि सभी संसाधनों की उपलब्धता हर एक देश में नहीं हो पाती। कुछ क्षेत्रीय हैं और इनका वितरण भी असमान होता है। तो व्यापार करने के लिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, एक निर्यात और एक आयात। ऐसे होता है। आयात व निर्यात का अंतर ही देश का व्यापार संतुलन डिसाइड करता है। ट्रेड बैलेंस, यदि ट्रेड बैलेंस किसी देश का एक्सपोर्ट मतलब निर्यात ज़्यादा है उसके आयात की तुलना में, उसका ट्रेड बैलेंस अच्छा माना जाता है। लेकिन जब किसी देश का ट्रेड बैलेंस डाउन माना जाएगा, गिरा हुआ माना, कमज़ोर माना जाएगा, कब? जब उसका निर्यात उसकी आयात से कम होता है, तो कहा जाता है उस देश का ट्रेड बैलेंस क्या है? असंतुलित है। अर्थात वो देश अपने देश दूसरे देशों से अन्य सामानों को ज़्यादा मंगा रहा है, मतलब ज़्यादा पैसे खर्च करके मंगा रहा है,
इसकी तुलना में वो अपने यहाँ से सामानों को कम भेजकर पैसा कमा रहा है। तो ये दिखा रखा। अब यहाँ पर देखोगे तो भारत का संबंध विश्व के सभी देशों के साथ बहुत अच्छा है, व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हैं। भारत में निर्यात करने वाली क्या क्या चीज़, भारत से क्या क्या चीज़ निर्यात होती है, जैसे गोल्ड एंड ज्वेलरीज, बहुत सारे ज्वेल्स होती हैं, उसको रसायन एवं संबंधित उत्पाद, कृषि एवं संबंधित उत्पादों को यहाँ से भेजा जाता है। इसके अलावा आप लोग देखोगे मंगाया क्या जाता है, यहाँ से कच्चा पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम कहा जाता है, तथा उसके उत्पाद रत्न व जवाहरात मंगाए जाते हैं। आधार वस्तुएं अर्थात ऐसी चीज़ें जिससे हमारा इंडस्ट्री चलती है, मशीनें, कृषि व अन्य उत्पाद शामिल होते हैं। भारत को यहाँ से एक नई इंडस्ट्री डेवलप हो रही है हमारे पास आईटी सेक्टर का। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा हुआ है। आप देखोगे तो यूएस में जो सबसे अधिक काम करने वाले आईटी सेक्टर में है वो भारत से जाते हैं, और इसी के दम पर भारत पैसा कमाते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी, इसको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बार बार यूज कर रहा हूँ, आईटी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है आजकल। और रही बात सबका टूरिज़्म का, तो पिछले 3 दशकों में भारत में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण उद्योग विकसित हुआ वो पर्यटन, टूरिज़्म। 150 लाख से ज़्यादा व्यक्ति पर्यटन उद्योग में हैं, प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं, शामिल हैं। 150 लाख का मतलब हो गया 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग। 100 लाख मतलब 1 करोड़, 150 लाख 1.5 करोड़ से अधिक व्यक्ति। और एक प्रकार से राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करते हैं, साथ ही साथ स्थानीय हस्तकला, सांस्कृतिक उद्यमों को प्रश्रय देता, संरक्षण देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं, हमें संस्कृति और विरासत की समझ विकसित करने में सहायक होते हैं। विदेशी पर्यटक भारत में क्या करने आते हैं, तो विरासत पर्यटन, मतलब क्या उनका भारत की विरासत है उसको देखने, इको टूरिज़्म, पर्यावरण को देखने के लिए, रोमांचकारी पर्यटन, बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ पर रोमांचकारी अनुभव लिए जाते हैं, सांस्कृतिक पर्यटन, कल्चरल टूरिज़्म, और एक आजकल नया ट्रेंड में है चिकित्सा पर्यटन, मेडिकल टूरिज़्म। ये भारत में सबसे सस्ता मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो लोग महंगे महंगे ना करा के भारत में आके सुविधाएं अपनी ले जाते हैं। साथ ही साथ देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की हमारा अभी संभावनाएं भी हैं। पर्यटन उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप ये देखोगे कुछ दे रखा है, जैसे कि 2000 की रिपोर्ट है, आप देखोगे 2006 का रिपोर्ट के हिसाब से देखोगे तो भारत 4थे स्थान पर आया था छुट्टियों के मौसम में घूमने के लिए। वर्ल्ड्स का 4th बेस्ट हॉलीडे हेवन माना गया था, इंडिया को रैंक किया गया। मेडिकल टूरिज्म की बात यह है कि बुलंद होती जा रही है मेडिकल टूरिज्म की क्षेत्र। इस प्रकार से इस चैप्टर को लाइफ लेंस ऑफ इंडियन इकॉनमी आप ख़त्म हो गया है। आप इस वीडियो को देखें, सॉल्व करें, क्वेश्चन हो, डाउट हो, पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।